और अब रुख करते हैं प्रयागराज की सबसे बड़ी खबर का। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और बागंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी को आज भू समाधि दी गई है। उनकी इच्छा के मुताबिक उन्हें बागंबरी मठ में ही उनके गुरु की समाधि के पास समाधि दी गई है। समाधि से पहले उनके पार्थिव शरीर का नगर भ्रमण हुआ और सजे धजे रथ पर संगम तट पर आखिरी स्नान करवाया गया। आम और खास लोगों की भीड़ ने उन्हें अंतिम विदाई दी। फूलों की बारिश, वैदिक मंत्रों का उच्चारण, सभी 13 अखाड़ों के महंतों की मौजूदगी, बागंबरी मठ के शिष्यों की हाजिरी के बीच अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दे दी गई। इस मौके का गवाह बनने तमाम महामंडलेश्वर भी मौजूद थे। जिस नींबू के पेड़ को महंत नरेंद्र गिरी ने लगाया था, ठीक उसी के नीचे उन्हें परंपरा के मुताबिक पूरे विधि विधान से भू समाधि दी गई। इस दौरान माहौल बेहद भावुक नजर आया। गुरु को समाधि देते समय उनके शिष्य रोते नजर आए और आंसू पोंछते नजर आए। नरेंद्र गिरी को समाधि देने के लिए नींबू के पेड़ के पास एक चौकोर सा गड्ढा खोदा गया। गड्ढे की एक दीवार को खोदकर एक छोटा सा कमरा बनाया गया था। यहीं पर नरेंद्र गिरी ब्रह्मलीन हुए। नींबू का पेड़ शत्रुनाशक होता है। जिन लोगों ने उन्हें तकलीफ दिया होगा उनका विनाश होगा, जो भक्त उनके आएंगे उनकी शत्रुओं से रक्षा होगी। इसलिए शत्रुनाशक समाधि एक तरीके से कही जा सकती है। इस प्रक्रिया को पूरी तरह से गुप्त रखा गया। समाधि के वक्त चारों ओर गेरुए रंग के चादर से पर्दा कर दिया गया। इसके साथ ही मंत्रोच्चार का सिलसिला शुरू हो गया। महंत नरेंद्र गिरी का अंतिम संस्कार संत परंपरा के मुताबिक कर दिया गया है। सनातन मत के मुताबिक संत परंपरा में 3 तरीके से अंतिम संस्कार किया जाता है: जल समाधि, भू समाधि और दाह संस्कार। कई संतों के दिवंगत हो जाने के बाद उनका वैदिक तरीके से दाह संस्कार किया जाता है, तो कई संतों ने जल समाधि भी ली है। लेकिन नदियों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अब ये प्रचलन कम है। वैष्णव मत के मुताबिक संतों को ज्यादातर भू समाधि ही दी जाती है और महंत नरेंद्र गिरी ने अपने कथित सुसाइड नोट में भू समाधि की देने की ही इच्छा जताई थी। समाधि स्थल पर नमक के बोरे बिछाए गए थे। समाधि से पहले नरेंद्र गिरी के कपड़े बदले गए। वस्त्र बदलने के लिए समाधि स्थल को चारों तरफ से कपड़ों से ढक दिया गया। इसके बाद शास्त्र विधि के मुताबिक महंत के शरीर का श्रृंगार किया गया। इसके बाद समाधि की प्रक्रिया पूरी हुई। मौके पर मौजूद तमाम संतों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। भू समाधि पार्थिव शरीर को सिद्धासन में बैठा कर दी जाती है। बताया गया कि महंत नरेंद्र गिरी को भी पालथी मारकर बैठाया गया। सन्यासी की जल समाधि या भू समाधि 2 समाधियां ही होती हैं। सन्यासी जब अपना पिंडदान करके सन्यास लेता है तो उसके बाद उसको जलाया नहीं जा सकता है। यहाँ पर मठ के श्री महंत होने के नाते और अध्यक्ष होने के नाते उनकी विशेष परंपरा रही है, इसलिए उनकी यहाँ समाधि बनाई जा रही है। गुरु के सानिध्य में वो समाधि है उनकी, और उस समाधि के में वो पद्मासन में सिद्धासन में बैठाए जाएंगे। जैसे मूर्ति प्रतिष्ठा की पहले यात्रा निकलती है, ऐसे सन्यासी की शरीर छूटने के बाद ये 100 तीर्थ यात्रा होती है। इस दौरान उन्हें नए वस्त्र पहनाए गए और फूल मालाओं से सत्कार किया गया। सभी कर्मकांड के बाद उनके प्रिय शिष्य बलवीर गिरी से सबसे पहले उन्हें मिट्टी दी गई। इसके बाद वहां मौजूद सभी प्रमुख संतों ने उन्हें मिट्टी देकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान हर हर महादेव के नारे गूंजते रहे। शंख ध्वनि और जयकारों से माहौल भावुक कर देने वाला नजर आया। भू समाधि की प्रक्रिया पूरी होने के बाद गुलाब की पंखुड़ियों और मिट्टी से समाधि को ढक दिया गया। भू समाधि एक तय प्रक्रिया से की जाती है। भू समाधि के लिए सबसे पहले जगह तय की जाती है, फिर विधि विधान से समाधि स्थल की खुदाई की जाती है। वहां पूजा पाठ कराया जाता है और गंगा जल के साथ ही वैदिक मंत्रों से उस जगह का शुद्धिकरण किया जाता है। भू समाधि में दिवंगत साधु को समाधि वाली स्थिति में ही बैठाया जाता है। बैठने की इस मुद्रा को ही सिद्ध योग मुद्रा कहा जाता है। बताते हैं कि संतों को समाधि इसलिए दी जाती है ताकि बाद में उनके अनुयायी अपने आराध्य गुरु का दर्शन और उनका अनुभव उनकी समाधि स्थल पर कर सके। महंत नरेंद्र गिरी की समाधि स्थल को भी भव्य रूप दिया जाएगा। आने वाले कुछ समय में जब वर्ष का अवधि पूरी होगी तो यहाँ एक दिव्य भव्य समाधि बनके तैयार होगी। उसमें उनकी मूर्ति होगी, ऊपर शिवलिंग होगी, क्योंकि महेश्वर जो देवता है भगवान शिव, जो अखाड़े के देवता हैं, जो अखाड़े के सर्वपूज्य देवता होते हैं भगवान शिव, उनके शरण में वह संत का जीव चला गया है, वो उसको शक्ति मिले, उसको मुक्ति मिले
और वो अगर जन्म ले फिर से उनकी भक्ति मिले, इसी मार्ग में वो फिर से प्रविष्ट हो। इससे पहले महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम के बाद अस्पताल से सीधे बागंबरी मठ लाया गया। वहां से पूरी तैयारी के बाद उनके पार्थिव शरीर को नगर भ्रमण के लिए ले जाया गया। नगर भ्रमण के लिए निकले सजे धजे रथ के सबसे आगे पुलिस की गाड़ी दिखी। इसके बाद श्रद्धालुओं के वाहन और फिर रथ के आगे पैदल चलते संत नजर आए। नगर भ्रमण के बाद महंत नरेंद्र गिरी को आखिरी स्नान के लिए संगम तट ले जाना था। संगम तट पर पहले से ही सारे इंतजाम हो चुके थे। संगम तट के रास्ते में सड़कों के किनारे लोगों की भीड़ दिखी। श्रद्धालु फूल माला के साथ महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देते दिखे। कई लोग अपने घर की खिड़कियों से ही हाथ जोड़कर उन्हें आखिरी विदाई देते दिखे। बागंबरी मठ से लेकर संगम तट तक राज्य के उप मुख्यमंत्री केपी मौर्य सारी व्यवस्था पर नजर रखे हुए थे। बताया गया कि संगम तट पर रथ में ही महंत नरेंद्र गिरी को आखिरी स्नान कराया गया। पोस्टमार्टम होने के कारण शरीर क्षत-विक्षत हो जाता है, उसकी सिलाई होती है, तो बार बार उसको उठाया रखा नहीं जाता है, धुलने का डर रहता है। तो इसीलिए रथ पे ही जो है गंगा जल बाल्टी से भर करके उनको स्नान करा करके तुलसी दल गंगा जल उनके मुख में अर्पित कर दिया गया है और माँ त्रिवेणी से प्रार्थना की गई है समस्त प्रयागवाल तीर्थ पुरोहितों की ओर से कि उनका मोक्ष हो, उनको सद्गति की प्राप्ति हो। ऐसे आम जनमानस उनका अंतिम दर्शन कर रही थी जो यात्रा निकली है, मगर महाराज जी को लाया गया क्योंकि वो गंगा के जो है भक्त भी थे और संगम क्षेत्र में काफी एक्टिव रहते थे, तो उनको प्रशासन की ओर से यहाँ पे लाया गया कि उनको जो है गंगा दर्शन कराया जाए। महंत नरेंद्र गिरी को संगम तट पर आखिरी स्नान के लिए ले जाते वक्त लोगों का हुजूम दिखा, जिसमें कई लोग बेहद भावुक नजर आए। उनके निशाने पर खास तौर पर आनंद गिरी दिखे। मार गुरु को राज कामना इससे भला मांग कर खाना, ऐसा शिष्य का जीवन धिक्कार है जिसने ऐसा कार्य किया या ऐसे कार्य में उन्होंने ऐसे इनको प्रेरित किया। महंत नरेंद्र गिरी ब्रह्मलीन हो चुके हैं, लेकिन उनकी मौत का विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत में कई संतों ने भू समाधि ली है। माना जाता है कि ये परंपरा 1200 साल से भी ज्यादा पुरानी है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी भू समाधि ली थी और उनकी समाधि केदारनाथ में आज भी मौजूद है। इसके अलावा प्रसिद्ध देवराहा बाबा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जल समाधि ली थी। हरिद्वार में शांति कुंज के संस्थापक आचार्य श्री राम शर्मा की समाधि भी सजल श्रद्धा स्थल पर मौजूद है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच तेज हो गई। आज महंत के पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम हुआ। इस मामले में आनंद गिरी से करीब 12 घंटे तक पूछताछ हुई। 12 पन्नों का एक कथित सुसाइड नोट, 3 आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा और किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए पोस्टमार्टम। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और बागंबरी मठ के महंत रहे नरेंद्र गिरी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, 18 सदस्यों वाली एसआईटी के लिए इसका रहस्य गहराता जा रहा है। मौत की वजह जानने के लिए महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर सुबह 8 बजे प्रयागराज के SRN अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया। बताया गया कि महंत नरेंद्र गिरी की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इसमें मौत की वजह दम घुटने को बताया गया है। जांच के लिए बिस्तरा को सुरक्षित रख लिया गया है। पोस्टमार्टम करने वाली टीम में 5 डॉक्टर शामिल थे। इस टीम ने करीब 2 घंटे में पोस्टमार्टम पूरा किया। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को मौके पर ही सील कर दिया गया। हाई प्रोफाइल केस की वजह से पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों का नाम गुप्त रखा गया है। पोस्टमार्टम के दौरान प्रयागराज के कई आला अधिकारी, IG रेंज समेत जिला अधिकारी भी मौजूद रहे। महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम हो रहा था, उसी दौरान इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी चल रही थी। जो और सबूत हैं उनका परीक्षण और जो भी दोषी उसके खिलाफ कानून सख्त कार्रवाई करे। लेकिन एक बात से मैं दुखी हूँ, हाथरस दोहराया गया इसमें। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई और कह दिया गया आत्महत्या का मामला। पोस्टमार्टम के बाद महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर बागंबरी मठ के लिए निकल गया, लेकिन जांच एजेंसियां अपने काम में लगी रहीं। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह दम घुटना बताया जा रहा है। इसका मतलब उनकी मौत की वजह फांसी लगना माना जा रहा है, जिसके बाद जांच एजेंसियों की निगाहें उन लोगों की तरफ घूम गई हैं जिनका जिक्र सुसाइड नोट में किया गया और उन्हें मौत का जिम्मेदार बताया गया है। इसके साथ ही एसआईटी उन लोगों से भी पूछताछ कर रही है जो महंत नरेंद्र गिरी के आसपास रहते थे। बताया गया कि एसआईटी की टीम ने मुख्य आरोपी आनंद गिरी की गिरफ्तारी के बाद उससे करीब 12 घंटे तक पूछताछ की। आनंद गिरी को कथित सुसाइड नोट भी दिखाया गया। आनंद गिरी ने बार बार कहा
कि नरेंद्र गिरी खुदकुशी नहीं कर सकते। उसने नरेंद्र गिरी की मौत को बड़ी साजिश करार दिया। आनंद गिरी से मठ के उत्तराधिकार को लेकर भी सवाल जवाब हुए, लेकिन उसने यही बताया कि नरेंद्र गिरी से उसका कोई विवाद नहीं था। आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी का वीडियो बनाने और ब्लैकमेल करने के आरोपों से भी इनकार किया। आनंद गिरी ने दावा किया कि इस मामले में उसे फंसाया जा रहा है। इस बीच यूपी पुलिस ने हरिद्वार आश्रम से आनंद गिरी के लैपटॉप, फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को भी कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। आनंद गिरी के अलावा इस मामले में पुलिस ने हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी से भी घंटों पूछताछ की। पूछताछ के बाद इन तीनों को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में पेश किया गया। जिस सुसाइड नोट को नरेंद्र गिरी का बताया जा रहा है, उसमें भी उनकी मौत के लिए इन्हीं तीनों को जिम्मेदार ठहराया गया है। सुसाइड नोट नहीं, साजिश नोट है। और मैं इसको बता रहा हूँ, मैं कभी, क्योंकि मैं आचार्य हूँ, आचार्य भगवान कार्तिक का रूप होता है हमारे निरंजनी अखाड़े में। दूसरी बात, मैं नरेंद्र गिरी जी महाराज का सबसे प्रिय मित्र था, मेरे सबसे प्रिय मित्र थे वो। और मेरा संबंध 2003 से 2021 तक उनसे ऐसा था कि हम दोनों का शरीर अलग था, दोनों की आत्मा एक थी। पूछताछ में आनंद गिरी ने सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी के हैंडराइटिंग पर सवाल उठाए। हालांकि इस मामले में सवाल उठने पर नरेंद्र गिरी के करीबी महंत बलवीर गिरी ने सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग को अपने गुरु का ही बताया। मैं इतना समझता हूँ कि जहाँ तक मैंने वो राइटिंग देखी है, जो लेख लिखा हुआ है, वो गुरुदेव के हाथ के अक्षर है। बरोबर है। नरेंद्र गिरी की मौत की जांच करने वाली टीम ने आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी तीनों को एक साथ बिठाकर भी पूछताछ की। इन तीनों से मंदिर के चंदे में गड़बड़ी को लेकर पूछताछ की गई। आद्या और संदीप तिवारी ने माना कि नरेंद्र गिरी ने चंदे में हेराफेरी को लेकर पूछताछ की थी, लेकिन सच्चाई बताने पर उनकी नाराजगी खत्म हो गई थी। इन सब के अलावा यूपी पुलिस ने महंत नरेंद्र गिरी के गनर सहित उनकी सुरक्षा में तैनात 4 पुलिस वालों से पुलिस लाइन में ही पूछताछ की। बताया गया कि इस केस में करीब आधा दर्जन लोग यूपी पुलिस की हिरासत में हैं, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। खबरों के मुताबिक गनर और सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड करने की सिफारिश की गई है। इन सभी पर ड्यूटी में लापरवाही बरतने का आरोप है। आनंद गिरी ने भी गनर अजय सिंह के खिलाफ बयान दिए हैं, जिससे उसकी भूमिका सवालों के घेरे में है। अजय सिंह और आनंद गिरी को भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। जो भी चीजें हैं वो जांच के दायरे में है और जांच ठीक से हो रही है। और जो भी अपराधी होगा, अगर कुछ महाराज जी की हत्या हुई होगी तो हत्यारा नहीं बचेगा। हत्या करने के लिए किसी ने बाधित किया है, उनको मजबूर किया है, तो वह भी नहीं बचेगा। पुलिस सही तरीके से जांच कर रही है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले की जांच ने पूरी रफ्तार पकड़ ली है। नरेंद्र गिरी के कथित सुसाइड नोट में जिन 3 लोगों के नाम हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और अब शक के दायरे में आए सभी लोगों से पूछताछ चल रही है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत का रहस्य जांच खत्म होने के बाद ही सामने आएगा। क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील है, इसलिए सरकार और जांच एजेंसियां इस मामले को जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाना चाहती हैं। इस बीच ये भी पता चला है कि नरेंद्र गिरी का शव जिस कमरे में मिला था, उसका एक दरवाजा बाथरूम से होकर बाहर की तरफ खुलता था। इसलिए एक बार फिर महंत नरेंद्र गिरी की मौत की गुत्थी उलझती दिख रही है। निरंजन अखाड़े के संत और बागंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के आरोपी आनंद गिरी ने किसी भी तरह की जानकारी से इनकार किया है। पुलिस के बड़े सूत्रों के मुताबिक वीडियो को महंत नरेंद्र गिरी के मोबाइल, जिसमें 1-1 मिनट के 2 वीडियो थे, उसमें महंत नरेंद्र गिरी ने प्रताड़ित करने वाले लोगों का नाम लेकर वीडियो बनाया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वीडियो में आनंद गिरी के साथ संदीप तिवारी और उसके पिता आद्या तिवारी का नाम वीडियो में लिया गया है। पुलिस ने महंत का मोबाइल सील कर दिया है ताकि वीडियो की फॉरेंसिक जांच हो सके। एक तस्वीर ये घर की है, ये देखिए कि आप ये अभी भी तस्वीर लगी हुई है आनंद गिरी की यहाँ पर घर पे, लेकिन सन्यासी के रूप में तस्वीर लगी हुई है। और ये जो परिवार के अंदर छोटा सा आप देख सकते हैं कि टोटल 4 कमरे हैं, जिसके अंदर ये देखिए कि पहले ये इन्हीं का कमरा बताते हैं। ये रूम रिजर्व किया गया, घर के लोग इसको पूजा रूम के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन ये उन्हीं के नाम पर है, आनंद गिरी के नाम पर। परिवार के अंदर एक तरह से परिवार में उनका हिस्सा मान सकते हैं कि यहाँ पर है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के सरेरी गांव में मौजूद ये घर आनंद गिरी के पिता का घर है। घर में आनंद गिरी की तस्वीर लगी हुई है, लेकिन उनके पिता का कहना है कि वो कभी घर नहीं आते और न ही कोई आर्थिक मदद करते हैं। आनंद गिरी पर परिवार से नजदीकियां रखने के आरोप लग चुके हैं। पैसे कम भेजे थे, मेरे पास पैसे भेज देते, इसके बाद मकान की आज कंडीशन में नहीं था, नहीं तो कोई पैसे भेजे नहीं, मैंने पैसे क्या लूँ मैं उसके पास। मेरे को दाल रोटी 6 रुपये बात देते, इंतजार करते हैं,
सब पैसे कमाती है, कोई है तो नहीं इस बात है, नहीं तो पैसा पैसा की कोई बात है नहीं। सांसारिक नहीं हुए वो? नहीं, सांसारिक में कोई नहीं, कोई 50 साल शादी नहीं की पहले चले गया ऐसे। लंबी कद काठी, लंबे बाल और फ्रेंच कट दाढ़ी रखने वाले आनंद गिरी की गिनती स्टाइलिश संतों में होती है। 12 साल की उम्र में घर छोड़कर संत बन गए थे। वो कई बार विदेश यात्राएं कर चुके हैं, हैंडल छोड़कर बाइक चलाने जैसे स्टंट कर चुके हैं। आनंद गिरी युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं। प्रयागराज शहर में आनंद गिरी का रसूख कैसा है, वो उनके फेसबुक अकाउंट से पता चलता है। वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ब्रिटेन इत्यादि जा रहे हैं, कोई उनके भक्त उनको लेने के लिए आ रहे हैं और उस गाड़ी में जाकर के वो घूम रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि ये उनकी लग्जरी लाइफ है। लग्जरी लाइफ तो व्यक्ति जीवन पर्यंत जीता है, उसको बोलते लग्जरी लाइफ। मान लो 2 दिन के लिए मैं कहीं गया और मेरे को लेने के लिए कोई आया और उनके साथ में घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये लग्जरी लाइफ नहीं है, ये तो उनका सम्मान है। आनंद गिरी पर अपने गुरु को ब्लैकमेल करने के आरोप लगे तो परिवार को इस पर यकीन नहीं हो रहा। ये नरेंद्र गिरी को मारने के विषय में जो लोग कह रहे हैं सब गलत है और बहुत सरल स्वभाव का है और अच्छा लड़का है और कभी इन्हें ऐसी बात नहीं की थी, लेकिन अब ईश्वर की मर्जी है तो होगा नहीं। जो व्यक्ति गुरु के लिए जीवन पर्यंत समर्पित रहा और जो गुरु को अपने पिता से ज़्यादा दर्जा दे करके गुरु की सेवा में संलग्न रहा, वो व्यक्ति भला कैसे गुरु को उकसा सकता है सुसाइड के लिए? तो बिल्कुल निराधार है। आपको क्यों लगता निराधार? निराधार ये कि यहाँ अगर पैसा आता है और वहाँ से पैसा आता तो यहाँ हम हेलीज बना लेते, भिलवाड़ा में मकान बना लेते, चौकोर में बंगला कर लेते, कुछ तो कर लेते। इनके मकान की कंडीशन तो देखो। आनंद गिरी के पिता का दावा है कि उनके महंत नरेंद्र गिरी से संबंध बहुत अच्छे थे। आनंद गिरी के पिता ने बताया कि पहली दफा गुरु नरेंद्र गिरी ने ही उनको अपने परिवार से बात करने की सलाह दी थी। गुरु नरेंद्र गिरी ही आनंद गिरी को अपने साथ लेकर उनके पैतृक गांव आए थे दीक्षा के बाद मां के हाथों भिक्षा दिलाने के लिए। गांव में आनंद गिरी को अशोक चोटिया के नाम से जानते हैं क्योंकि दीक्षा से पहले उनका यही नाम था। 12 साल की उम्र में अशोक चोटिया के घर छोड़ने के बाद नरेंद्र गिरी ने ही उन्हें संत बनाया था, लेकिन आनंद गिरी का विवादों से पुराना नाता रहा। आनंद गिरी पर ऑस्ट्रेलिया में एक महिला से छेड़छाड़ करने का आरोप लग चुका है, जिसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। बताया जा रहा है कि नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य आनंद गिरी के बीच विवादों की वजह बागंबरी गद्दी की 300 साल पुरानी वसीयत है, जिसे नरेंद्र गिरी संभाल रहे थे। कुछ साल पहले आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी पर गद्दी की 8 बीघा जमीन 40 करोड़ रुपए में बेच देने का आरोप लगाया था। इसके बाद विवाद गहरा हो गया था। आनंद गिरी ने नरेंद्र पर अखाड़े के सचिव की हत्या करवाने का आरोप भी लगाया था। आनंद गिरी का दावा है कि कुछ समय पहले ही उनका नरेंद्र गिरी से समझौता हो गया था और सारा विवाद खत्म हो चुका था। ये बात उसने आज पुलिस की पूछताछ में भी कही। इस बीच आनंद गिरी और आद्या तिवारी को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा के दादरी में आज सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण किया। सीएम योगी के गुर्जर सम्राट मिहिर की मूर्ति के अनावरण को यूपी में 2022 में होने वाले चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी में बड़ी जातियों में से एक गुर्जरों को साधने की बीजेपी की बड़े दाव के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी यूपी में जिस डैमेज की बीजेपी को आशंका है, शायद ये उसी के डैमेज कंट्रोल की कोशिश है। पहले राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी और अब सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण। एक के बाद एक हुए इन कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी की कोशिश जाट और गुर्जर दोनों समुदाय को साथ लाने की है। नोएडा के दादरी में बारिश की बूंदों के बीच आज सुबह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो पहले तो फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। 9वीं सदी के एक महान धर्मरक्षक जिन्होंने उस कालखंड में विदेशी आक्रांताओं के छक्के छुड़ा दिए थे, ऐसे महान धर्मरक्षक सम्राट मिहिर भोज के प्रतिमा के भव्य उद्घाटन कार्यक्रम में आप सब इस उत्साह के साथ एकत्र हुए हैं। मैं सबसे पहले महाराज मिहिर भोज जी को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से ही बटन दबाकर 9वीं सदी के शासक सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण किया। इसके साथ ही उन्होंने करीब 12 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी किया। महाराज मिहिर भोज का 9वीं शताब्दी का शासन जब इतिहास के पन्नों में हम पढ़ते हैं, कई यानी उसके उपरांत लगभग 150 वर्षों तक कोई विदेशी आक्रांता भारत पर हमला करने की जरूरत महसूस नहीं किया था। कन्नौज के सम्राट मिहिर भोज को प्रतापी राजाओं में से एक माना जाता है। उनके साम्राज्य को तो गुर्जर देश के नाम से जाना जाता था। उनका साम्राज्य मुल्तान से पश्चिम बंगाल में गुर्जरपुर तक और कश्मीर से कर्नाटक तक फैला हुआ था। बताया जाता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश ने भारत पर करीब 300 साल तक राज किया, जिसका असर मौजूदा वक्त में ये है कि यूपी के गौतम बुद्ध नगर से लेकर ग्वालियर तक कई जिलों में गुर्जर समाज का खासा प्रभाव रहता है। गुर्जर विद्या सभा के अध्यक्ष राधा चरण भाटी का दावा है कि सूबे में 55 सीटें ऐसी हैं जहां गुर्जर समाज का खासा राजनीतिक असर है। यही वजह है कि राजा मिहिर भोज की मूर्ति के अनावरण को गुर्जर वोटरों को लुभाने की बीजेपी की कोशिश माना जा रहा है। सम्राट मिहिर भोज की पहचान धर्मरक्षक के रूप में है। नोएडा में गुर्जरों की करीब 5 लाख आबादी बताई जाती है। पश्चिम यूपी में गुर्जर और जाट को बीजेपी का पारंपरिक वोटर भी माना जाता है। हालांकि किसान आंदोलन ने बीजेपी के इस मजबूत समीकरण को बिगाड़ दिया है। यही वजह है कि पहले जाट समुदाय और अब गुर्जर समुदाय पर बीजेपी बैक टू बैक दांव लगा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 110 से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2017 में भाजपा ने 90 के करीब सीटें जीती थी। पिछले चुनाव में बीजेपी को जाटों के साथ साथ गुर्जर वोट भी मिले थे। माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव में भी वो जाट और गुर्जर को साध कर रखना चाहती है। पश्चिम यूपी में गुर्जर समुदाय के मतदाताओं की खासी संख्या है, जो किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। और इसी इलाके में बीजेपी ने 2014 और 2019 की लोकसभा और साथ ही 2017 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष का सफाया किया था। पिछले 2 दिनों से योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। साफ है, मुख्यमंत्री गुर्जर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में हैं। राजा मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण इसी राजनीति का संकेत है।